हाँ बोलो। पहला ग्रह बुध। मर हाँ, मरकरी। MERCURY। पहला पॉइंट इसका लिखो। सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, बुध मरकरी, MERCURY, MERCURY, बुध मरकरी सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक या सबसे निकटवर्ती, सबसे निकटवर्ती, यही शब्द लिखा हुआ रहता है। सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? सबसे निकटवर्ती ग्रह, एक बार पढ़ना स्टेटमेंट तो क्या लिखा हुआ है। हाँ बोलो। ग्रह है, ग्रह है। देखो आठों ग्रहों में, आठों ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है। आठों ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है। तथा, तथा इसका, तथा इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तथा इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट बनाओ। सूर्य से निकट होने के कारण, सूर्य से निकट होने के कारण बुध का, बुध का सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा का, परिक्रमा का आठों ग्रहों में, आठों ग्रहों में सबसे कम समय है। आठों ग्रहों में सबसे कम समय है। बुध का परिक्रमण समय, ब्रैकेट में लिखना सूर्य का, बुध का परिक्रमण समय, ब्रैकेट में लिखना सूर्य के चारों ओर, बुध का परिक्रमण समय ब्रैकेट में सूर्य के चारों ओर 88 दिनों का होता है। बुध का परिक्रमण समय ब्रैकेट में सूर्य के चारों ओर, ब्रैकेट बंद, 88 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है? अगला पॉइंट लिखो।
बुध में कोई वायुमंडल नहीं है। बुध में कोई वायुमंडल नहीं है। बुध में कोई वायुमंडल नहीं है। इसलिए इसलिए सभी ग्रहों में सभी ग्रहों में बुध का दैनिक तापांतर सभी ग्रहों में बुध का दैनिक तापांतर बुध का दैनिक तापांतर सबसे अधिक दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। दिन में बुध के सतह का तापमान दिन में बुध के सतह का तापमान दिन में बुध के सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस दिन में बुध के सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -170 डिग्री सेल्सियस -170 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जितना भी ग्रह है उसमें दैनिक तापांतर क्या होता है? दिन का तापमान और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसी को दैनिक तापांतर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर बुध में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो इसका। हाँ बोलो। नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। कोई ऑर्गेनिज्म वहां नहीं है। लिखो नहीं होगा ही नहीं। लिखो बुध के सतह या हाँ बुध ग्रह पर एक पॉइंट लिखो और बुध ग्रह पर ये इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। कैलोरीज बेसिन कौन से ग्रह में उपलब्ध है? कहाँ मिलता है? बुध ग्रह पे। ये पॉइंट आया है। बुध ग्रह में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट। पहला, सूर्य से सबसे निकट। दूसरा, इसका परिक्रमण काल सबसे कम 88 दिन का। तीसरा, आकार में सबसे छोटा। चौथा, इसमें इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह वो होता है जो उसकी परिक्रमा करे। जो ग्रह की परिक्रमा करे वो उपग्रह होता है। यानी बुध की कोई परिक्रमा नहीं करता है। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। इसलिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का परिक्रमा करने वाला कोई नहीं है। बुध किसका परिक्रमा करता है? खुद से, सूर्य का। कितने दिनों में करता है परिक्रमा? एक बार, 88 दिनों में। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ बुध के बारे में। और अगला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे अधिक तापांतर जो 8 ग्रहों में है, तापांतर का मतलब होता है दिन के तापमान और रात के तापमान में अंतर। तो सबसे अधिक तापांतर कौन से ग्रह में पाया जाता है? बुध में। याद हो गया सब पॉइंट? हाँ। हम्म
कहीं नहीं होता है माइनस, 170 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, एकदम पूरा बर्फे बर्फ हो जाता है। गर्म क्यों होगा जब वहाँ वायुमंडल ही नहीं है, वहाँ गैसियस चीज है ही नहीं। हम लोगों का पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है। वहाँ वहाँ टिकता ही नहीं है वो, वहाँ वायुमंडल ही तो नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। कोई चीज गर्म होगा तब ना वो गर्म चीज को रखेगा। यहाँ पे हम लोगों का हवा गर्म हो जाता है तो हम लोगों को गर्मी महसूस होता है, हवा ठंड हो जाता है तो ठंडी महसूस होता है। लेकिन वहाँ ना गैसियस इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो कैसे वो गर्म रहेगा। समझ में आया। वो आया और गया, तो दैनिक तापांतर वहाँ सबसे अधिक होता है। समझ गए बात को। क्लियर हुआ कि नहीं रॉबिन। ठीक है। वहाँ वातावरण ही नहीं है तो गर्मी ज्यादा टिकता ही नहीं है। इसलिए तो दिन में टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा, और रात में टेम्परेचर हो जाता है बहुत कम। ठीक है। इसी को तो दैनिक तापांतर बोलते हैं। देखो बुध बुध में मिट्टी भी नहीं प्राप्त होता है, यानी मिट्टी भी वहां नहीं है। बुध में मिट्टी का भी अस्तित्व नहीं है। बुध में मिट्टी का भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है। एक नोट लिखना, एक नोट लिखना। बुध में क्रेटर पाए जाते हैं। बुध में क्रेटर, क्रेटर। समझ गया। अब पूछो क्रेटर क्या है। तो लिखो क्रेटर, क्रेटर ज्वालामुखी उद्गार वाले बड़े बड़े मुख को कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी उद्गार वाले बड़े बड़े मुख को क्रेटर कहते हैं। देखो, जैसे ज्वालामुखी धरती के अंदर से निकल रहा है या किसी भी परत से निकल रहा है, तो जहां ज्वालामुखी निकलता है, जो गर्म टेम्परेचर बाहर निकलता है, तो उसके मुंह में लावा निकलता है। अगर मैग्मा अगर नीचे में है तो ऐसा जगह जहां बड़ा बड़ा गड्ढा मुंह बन जाता है, उसी को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। बड़े बड़े मुख वाले ज्वालामुखी का जो बड़ा बड़ा मुख होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो बुध में क्रेटर पाया जाता है, मुख पाया जाता है। ठीक है। बुध में क्या पाया जाता है, क्रेटर पाया जाता है। अगला कौन सा ग्रह है सेकेंड, सूर्य से दूरी के आधार पर। बोलो बाकी सब। शुक्र। तो 2 नंबर लिखो शुक्र। इंग्लिश नाम इसका वेनस। वेनस, VENUS। लिखो, इस ग्रह का नाम, इस ग्रह का नाम वेनस रोम के सुंदरता की देवी, रोम एक देश है, रोम के सुंदरता की देवी के नाम पर किया गया है। इस ग्रह का नाम वेनस रोम के सुंदरता की देवी के नाम पर किया गया है। सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी, रोम में जो सुंदरता की देवी है
गॉडेज ऑफ ब्यूटी ब्यूटी, उसी का नाम है वेनस। ठीक है, सुंदरता की देवी। लिखो, शुक्र, शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है, शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है तथा इसके वायुमंडल में 95% से भी अधिक, तथा इसके वायुमंडल में 95% से भी अधिक CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तथा इसके वायुमंडल में 95% से भी अधिक CO2 गैस की उपलब्धता है, CO2 गैस की उपलब्धता है, उपलब्धता, उपलब्धता, उपलब्धता है, जिस कारण, जिस कारण शुक्र, शुक्र आठों ग्रहों में, जिस कारण शुक्र आठों ग्रहों में सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है, जिस कारण शुक्र आठों ग्रहों में सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला पॉइंट लिखो, शुक्र को, शुक्र को शुक्र को लगभग पृथ्वी के आकार के समान होने के कारण, शुक्र को लगभग पृथ्वी के आकार के समान होने के कारण, शुक्र को लगभग पृथ्वी के आकार के समान होने के कारण पृथ्वी की बहन ग्रह, पृथ्वी की बहन ग्रह, पृथ्वी की बहन ग्रह, पृथ्वी की बहन ग्रह सिस्टर प्लानेट, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा मीटिंग, दोबारा लॉगिन करना। सिस्टर प्लानेट भी कहा जाता है, सिस्टर प्लानेट भी कहा जाता है। हो गया, सिस्टर प्लानेट भी कहा जाता है। लिखो, शुक्र में गैस घनत्व तथा दाब अधिक होने के कारण, शुक्र में गैस घनत्व तथा दाब अधिक होने के कारण शुक्र में गैस घनत्व तथा दाब अधिक होने के कारण इसे इसे सौर मंडल का प्रेशर कुकर भी कहते हैं, सौर मंडल का प्रेशर कुकर भी कहते हैं। सौर मंडल का प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है? बोलो, हाथ से लिखो, मुंह से बोलो ना जी। सौर मंडल का प्रेशर कुकर भी कहते हैं।
नहीं। क्या उपाय है इसका? इसका रॉबिन, रॉबिन इसका क्या उपाय है? कैसे सब लिखेगा बताओ तुम्हें। क्या उपाय है, कैसे लिखेगा सब, कैसे पता चलेगा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? हाँ। हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। गैस घनत्व अधिक है, प्रेशर। ठीक है। मेरा एक भी मेरा कोई भी स्टूडेंट वैसा नहीं है। यहाँ कचरा स्टूडेंट रहता ही नहीं है मेरे ग्रुप में। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। शुक्र को शुक्र को शुक्र को भोर का तारा शुक्र को भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं, या संध्या का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि सुबह में शुक्र क्योंकि सुबह में शुक्र पूर्व दिशा में सुबह में शुक्र पूर्व दिशा में तथा शाम में शुक्र पश्चिम दिशा में अवस्थित होता है या दिखाई पड़ता है। सुबह में पूर्व दिशा में, शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। लिख ली? लिख ली? अगला पॉइंट लिखो। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट लिखो। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण शुक्र सबसे चमकीला ग्रह सूर्य सबसे चमकीला ग्रह प्रतीत होता है। सूर्य सबसे चमकीला ग्रह प्रतीत होता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन के कारण सूर्य सबसे चमकीला ग्रह प्रतीत होता है। ठीक है। देखो अगला पॉइंट। शुक्र
सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण शुक्र सबसे चमकीला ग्रह प्रतीत होता है। अगला पॉइंट, शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। शुक्र का परिक्रमण किधर से किधर होता है, और पृथ्वी का परिक्रमा कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व। अभी आगे लिखाएंगे सब पॉइंट। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बुध कैसे करता है, चलो परिक्रमा के समय में एक ही जगह सब लिखा देंगे। लिखो, शुक्र का धरातल का शुक्र के धरातल का तापमान लगभग 480 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान या सूर्य का शुक्र, क्या बार बार सूर्य बोल रहे हैं, शुक्र का तापमान, शुक्र का तापमान, सूर्य का तापमान, नहीं लिखो, जरूरत नहीं है, लिख दो कोई बात नहीं। शुक्र का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, सेल्सियस। लिखो अंतिम पॉइंट इसका, शुक्र का सबसे अंतिम पॉइंट, सबसे मुख्य पॉइंट, शुक्र का सर्वोच्च बिंदु, शुक्र का सर्वोच्च बिंदु, शुक्र का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा बिंदु मैक्सवेल, मैक्सवेल है। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, मैक्सवेल है, जो जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। वहां पे एक पर्वत है बीटा, बीटा माउंटेन पर स्थित है। बीटा 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 माउंटेन पर स्थित है मैक्सवेल, 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 मैक्सवेल सब लाइन रिपीट कर दें। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। जो हम्म जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। हाँ, खुला हुआ है, ले जा ले जा। हिसाब अभी नहीं मिलेगा, अभी 10-15 दिन, महीना दिन के बाद। हो गया। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। कौन सा माउंटेन पर, बीटा माउंटेन पर स्थित है।
नेक्स्ट लिखो पृथ्वी। नेक्स्ट लिखो पृथ्वी। अर्थ, EARTH, अर्थ। पॉइंट बनाओ। सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी पृथ्वी तीसरा निकटतम ग्रह है। तीसरा निकटतम ग्रह है। तीसरा निकटतम ग्रह है। ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी तीसरा निकटतम ग्रह है तथा तथा आंतरिक ग्रहों आंतरिक ग्रहों कौन कौन सा आंतरिक ग्रह, ब्रैकेट में लिखो। आंतरिक ग्रहों ब्रैकेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ब्रैकेट बंद। आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उसका पूरा बढ़िया से पढ़ना क्या चीज है। अभी उठो, पृथ्वी के बारे में लिखो। लिखो, जल की उपलब्धता के कारण, जल की उपलब्धता के कारण, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। दूर से पानी को देखने पर कैसा दिखता है? पोखर को देखना दूर दूर से, समुद्र को देखना दूर से, पानी को दूर से देखोगे तो वो नीला दिखेगा। दूर से देखना। जल की उपस्थिति के कारण या जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। देखो, पृथ्वी का अपना उपग्रह नहीं है कि नहीं है पृथ्वी का? कौन? देखो, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है
पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा यानी मून, जिसे चंद्रमा मून कहा जाता है। ठीक है, तो ये मून क्या करता होगा? पृथ्वी की परिक्रमा। मून क्या करेगा? पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। कैसे? अगर ये अर्थ है और अगर ये मून है तो इसका इस तरह से एक्सियल परिक्रमा करेगा। ठीक है, इस तरह से अभी पढ़ाएंगे और आगे। एक और पॉइंट लिखो, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय मतलब अक्ष, अभी बताएंगे। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.1/2 डिग्री, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री तथा तथा कक्षीय झुकाव कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री होता है या है, 66.5 डिग्री है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। हाँ, अक्षीय 23.5 डिग्री और कक्षीय 66.5 डिग्री। है। एक और पॉइंट लिखो, ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अभी समझाएंगे। एक और पॉइंट लिख लो पहले। सूर्य के बाद सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा, पृथ्वी से निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा, ये क्वेश्चन आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग जो लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष, जो लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। 4.5 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो 4.5 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। अब अक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड अब सब बताएंगे। अब पृथ्वी के बारे में डिटेल यहाँ से बात होगा। ठीक है, हम्म, हाँ, और ये है क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। सूर्य के बाद, सूर्य सबसे नजदीक है और सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। किससे? पृथ्वी से। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है।
ठीक है। ये है 0 डिग्री लाइन, जीरो डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी जो भूमि के बीचों बीच है, ये भूमि के मध्य में, इसलिए क्या नाम दिया इसको? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, EQUI। हाँ जी, बनाना भी है, समझना भी है, पहले सुन लो एक बार, बाद में बनाना। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इक्वेटोरियल लाइन, या 0 डिग्री लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, 0 डिग्री लाइन। किधर? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम। अभी लिखाएंगे कि कैसे खींचा जाता है। अब देखो, ये तो भूमध्य को दो भाग में बांट दिए, तो इसका एक भाग जो हो गया, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग हो गया, उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इस गोला को आधा आधा दो भाग में बांटे, इसलिए गोलार्ध, गोल का आधा गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी पृथ्वी को अगर हम पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे? यहाँ होता है नॉर्थ पोल बीचों बीच, यहाँ होता है साउथ पोल। तो यहाँ से 1 डिग्री लाइन आता है, इसको भी बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। इसको भी क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री कौन सी लाइन? इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर लाइन। सुन सुन करके लिखना, बाद में बता देंगे। तो ये लाल वाला हो गया 0 डिग्री देशांतर लाइन। तो ये लाल वाला जो है, पृथ्वी को दो भाग में बांटा, पूरब और पश्चिम। लाल वाला किधर बांटा? हेलो, अभी रुको ना, बनवाएंगे ना अभी बढ़िया से, अभी तो समझाने दो ना। अभी ये जो लाल वाली 0 डिग्री लाइन है, जिसको क्या बोला? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, पूरब और पश्चिम। पूरब और, ये हो गया हम लोगों का पूर्वी भाग, यहाँ से यहाँ। और ये साइड वाला भाग हो गया हम लोगों का पश्चिमी भाग। अब समझ में आया? समझ में आया बात? पृथ्वी का जब उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींचे बीचों बीच, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पीला वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या इक्वेटोरियल लाइन। लाल वाला जो 0 डिग्री लाइन खींचे, उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम भाग में विभाजित करती है। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करती है। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अरे हाँ ना बोलो, बाकी सब भी बोलो। पीला, पीला वाला जो लाइन है, उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लाल वाला 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इतना क्लियर हुआ? अब देखो क्या हो रहा है। लिखो, पृथ्वी को, पृथ्वी को
पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, EQUITORIAL, इक्वेटोरियल, LINA, इक्वेटो स्पेलिंग EQUITORIAL, इक्वेटोरियल लाइन। हाँ, क्या लिखे बताओ। हाँ, लाइन नहीं कहते हैं, नहीं। इक्वेटोरियल लाइन 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमीस्फेयर, नॉर्थ हेमीस्फेयर, HEMISPHERE, नॉर्थ हेमीस्फेयर, तथा दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमीस्फेयर, तथा दक्षिणी गोलार्ध, साउथ SOUTH, साउथ हेमीस्फेयर। अब लाइन पढ़ो पूरा, लक्ष्मी पढ़ो। ठीक है, ठीक है, लिखो भूमध्य रेखा से ऊपर। हाँ, उसी में आगे पॉइंट बनाओ। भूमध्य रेखा से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पर, भूमध्य रेखा से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांशीय रेखा होती है, एक अक्षांशीय रेखा होती है इस तरह से। हाँ, अच्छा हो जाता है, अभी बना देंगे। देखो ना, यहाँ देखो ना, अभी और बनेगा वो वाला। अब देखो ये जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर में एक पूरा जो गोला होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, पता है ना? पूरा गोला ऐसे 360 डिग्री का होता है। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते कितना कितना डिग्री तक पहुंचते हैं? 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री हुआ। तो अगर 0 डिग्री से चले तो ऊपर में 90 को और अक्षांशीय रेखा होगा इस तरह से। तो ऊपर में हो गया 90 अक्षांशीय रेखा। ऊपर में कितना हो गया? 90 अक्षांशीय रेखा। नीचे में भी कितना होगा? ये भी तो 90 डिग्री पहुंचेगा अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो। तभी तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल मतलब क्या? ध्रुव। तो ये नीचे में भी 90 पहुंचा, नीचे में भी कितना हो गया? 90। और एगो बीच में तो 0 डिग्री है, ये है। तो अगर पूछे कि टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी है तो कितना हो गया? 1 + 90 + 90। लिखो कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या
हाँ, कुल वैसे नहीं लिखना है, कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 एवं एक भूमध्य रेखा को मिलाकर उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 एवं एक भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल 90 प्लस 90 प्लस 1 181 होते हैं। 90 प्लस 90 प्लस 1 181 होते हैं। पढ़ो क्या लिखी हो। एवं 0 डिग्री भूमध्य रेखा को मिलाकर 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181 होती है। 90 प्लस भूमध्य रेखा को मिलाकर 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181 होती है। समझ में आ गया? अक्षांशीय बात समझ में आ गया? अब अक्षांशीय रेखा लिख करके, अक्षांशीय रेखा देखो, अक्षांशीय रेखा किसी स्थान की वह कोणीय दूरी किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। अक्षांशीय रेखा किसी भी स्थान की कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है जो जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? केंद्र से। मान लो कि ये अपना पृथ्वी का केंद्र हो गया, जहाँ कट रहा है, ये ना पृथ्वी का केंद्र हुआ। अब कोई जगह यहाँ है, यहाँ पर कोई जगह है, अगर हमको इस जगह का लोकेशन पता करना है तो अक्षांश रेखा तो क्रॉस कर रही है वहां से, तो उसको पृथ्वी के केंद्र से इस तरह से नापेंगे कितना डिग्री एंगल पर है, तो लॉन्गिट्यूड हम लोग, लैटिट्यूड पता चल जाएगा हम लोगों का कितना अक्षांशीय रेखा पर है। अभी तो दिख रहा है ना तुमको 45, 45 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी स्थान का कोणीय दूरी मापने के लिए कहाँ से, पृथ्वी के केंद्र से हम लोग अक्षांशीय रेखाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे क्या पता चला कि ये यहाँ होगा, पूरा लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा उस जगह का। उसी के लिए फिर वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट अब आया, देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट आया। तो पहले इसका पूरा कर लो, उसके बाद लिखाएंगे देशांतर रेखा। देखो अक्षांशीय, अक्षांशीय यही इसी का अगला पॉइंट बनाओ। अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा पृथ्वी के किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। अक्षांशीय रेखा पृथ्वी के किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है कि वह स्थान उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। वह स्थान उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर एक कोई स्थान अगर यहाँ है तो यहाँ से एंगल बना के देख लेंगे तो पता चल जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में है, ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट?
अक्षांशीय रेखा क्या बताती है कि जो जगह है वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। ये क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ ना। रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरा एनर्जी खत्म हो जाता है, पता है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अक्षांशीय रेखा वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार अक्षांशीय रेखा कैसी होती है? वृत्ताकार, सर्कुलर, वृत्ताकार, सर्कुलर, सर्कुलर, CIRCULAR, CIRCULAR, सर्कुलर। अक्षांशीय रेखाएं सर्कुलर होती हैं। कैसी होती है अक्षांशीय रेखाएं? सर देख रहा है ना, वृत्त की तरह है ना, तो लगभग वृत्त की तरह है कि नहीं ये सब, तो सर्कुलर होती है। अगला पॉइंट लिखो, अक्षांशीय रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्षांशीय रेखाएं पूरब से पश्चिम यानी दाएं से बाईं ओर खींची जाती है। सर अक्षांशीय रेखाएं पूरब से पश्चिम ब्रैकेट में दाईं से बाईं ओर ब्रैकेट बंद खींची जाती है। दाईं से बाएं, पूरब किधर हो गया तुम्हारा? क्या बात कर रहे हो, लेफ्ट कैसे हो जाएगा? ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ऊपर में, ये ना ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है ना। हाँ तो राइट तो बोल रहे हैं ना। क्या क्या? तुम ज्यादा काबिल है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम या दाएं से बाईं ओर से खींची जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लाइन। इधर से जा रहे हैं इसे बढ़ करके। दस मिनट में इंद होगा। हाँ तो क्या क्या मन है, खत्म कर दें? कितना टाइम हुआ? 8:15। अच्छा ये पॉइंट तो लिख लो खाली, 8:14 हो रहा है। लिखो, जब भूमध्य रेखा से जब भूमध्य रेखा से पोल की ओर भूमध्य रेखा से पोल ऊपर, ऊपर या नीचे, यह भूमध्य रेखा हुआ। एक ये लेटीट्यूड हुआ, दूसरा लेटीट्यूड हुआ, तीसरा लेटीट्यूड हुआ, चौथा। और यहाँ जब पोल तक जब तक पहुंचेंगे, नॉर्थ और साउथ दो ही पोल है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। क्या लिखा है, जब भूमध्य रेखा से पोल यानी ध्रुव की तरफ जाते हैं, जब भूमध्य रेखा से पोल
पोल उत्तरी ध्रुव ब्रैकेट में लिखना, या दक्षिणी ध्रुव, या जब भूमध्य रेखा से, ये वाला रेड वाला लाइन से, यहां से, जब भूमध्य रेखा से पोल पोल दो पोल होता है, उत्तरी पोल यानी नॉर्थ पोल और यहाँ नीचे साउथ पोल, जब भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ पोल की ओर या नीचे दक्षिण पोल की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो 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 अक्षांश रेखाओं की लंबाई, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बोलो जल्दी। यहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये एक अक्षांश रेखा, फिर ये अक्षांश, फिर ये अक्षांश, इसकी लंबाई क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है? क्या बात करते हो, कैसे बढ़ रही है, ठीक से देखो, गजब बोल रहे हो यार। तब ये अपना पृथ्वी है, ठीक से देखो, ये भूमध्य रेखा है, दाई से बाई ओर खींच रहे हैं, एक लैटिट्यूड ये हुआ, दूसरा लैटिट्यूड ये हुआ, और अंत में एक ऐसा लैटिट्यूड आएगा जो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इस तरह से आकर के, तो धीरे धीरे घट रहा है ना, तब ना यहाँ जाके खत्म हो। हाँ, संख्या में नहीं, लंबाई तो सबसे बड़ी लैटिट्यूड यही होती है, भूमध्य रेखा, वही बोल रहे हैं। तो जब पोल की ओर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाओ ऊपर या साउथ पोल की ओर नीचे, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटते जाती है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा होगा, भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री? इसलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, इसलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जीरो डिग्री लाइन भूमध्य रेखा ही होती है, इसलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जीरो डिग्री लाइन भूमध्य रेखा ही होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जीरो डिग्री लाइन भूमध्य रेखा ही होती है, ठीक है, ठीक है, मन भर गया, क्लास खत्म करें? चलो ठीक है।